आप सभी का स्वागत है। अब इसके पहले हमने आपके सामने हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ प्रश्न रखे थे जो निश्चित है कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रश्नोत्तरी जो हिंदी की प्रश्नोत्तरी का पहला भाग हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसी का दूसरा भाग आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आपको 29 प्रश्न मिलेंगे जो कि हिंदी के वर्णमाला से संबंधित होंगे और इसका दो भाग होगा। इसमें एक में तो स्वर से संबंधित मतलब हिंदी वर्णमाला का दो भाग होगा। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले आपने हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। अब आज हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसका एक भाग और मैं बनाऊंगा जिसको देखने के बाद आपका हिंदी का जो वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सबका क्या हो जाएगा, टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आता है और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वह कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं, क्रमशः एक एक प्रश्नों को विचार करते हैं कि आखिर यह परीक्षा में कैसे आता है और उसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें पहला ऑप्शन है ए, उसके बाद ध्वनि या वर्ण, बी ऑप्शन है शब्द, सी ऑप्शन है स्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है ए, ध्वनि या वर्ण, यही सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 11, 13, 10, 21। इसमें 11 ऑप्शन सही होगा। परीक्षा में खूब पूछा जाता है स्वरों की संख्या। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यंजनों की मूल संख्या क्या है। देखिए मित्रों, मूल संख्या मतलब होता है कि जो हम लोग नियमित जिसका अध्ययन करते रहते हैं, मतलब जिसको हम पढ़ते हैं, तो मूल संख्या उन्हीं कहते हैं। वह 33 हैं जिनको हम साधारण रूप से हमेशा क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। उनकी संख्या कितनी है, 33 है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आप हमसे जुड़े हैं, हमारी क्लास से जुड़े हैं, तो यहाँ आपको टॉपिक वाइज बोर्ड पे भी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी और प्रश्न ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएंगे जो आपको परीक्षा में खूब पूछते हो। और इन प्रश्नों का निर्माण मैं स्वयं करता हूँ और मिला लीजिएगा प्रश्न पत्र से। 100% श्योर है कि यह प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन में देखिए स्पर्शी व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन होता है, तो अयोगवाह होते हैं। तो ऐसे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन देखिए ए छ, बी त्र, सी ज्ञ, डी स्र। इनमें से सभी ई ऑप्शन सही होगा। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन से आशय यह है कि यह किन्हीं दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत डी ऑप्शन, ए ऑप्शन देखिए स, बी स, सी स, डी है, ई है, इनमें से सभी यही सही होगा। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये चारों आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अंतस्थ के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, इनमें भी ई ऑप्शन सही होगा। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाला वर्ण है य, र, ल, व। अब अगला प्रश्न कि छ किन दो वर्णों के मेल से बना है। छ किन दो वर्णों के मेल से बना है? पहला ऑप्शन है क, जिसके नीचे हलंत लगाया और धन स, खटकोण वाला स है, यही ऑप्शन सही होगा।
तो छ किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए क धन स, इसको मिलाने से छ का निर्माण हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? त्र किन दो वर्णों के मेल से बना है? इसमें भी पहला ऑप्शन सही होगा। ज्ञ, ज्ञ किन दो वर्णों के? मित्रों यह सब संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, किन्हीं दो वर्णों के मेल से बना है। तो ज्ञ किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो इसमें हो जाएगा ज धन इया, यही सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें ज के नीचे हलंत रहेगा, ज के नीचे हलंत रहेगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 52। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, स्वर को यदि मात्रा के आधार पर बांटे, स्वर को यदि मात्रा के आधार पर बांटे तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर में बांटते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इसमें ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, उ। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या आता है? अ, ई, उ। तो इसमें देखिए ए में अ है, बी में ई है, सी में उ है और डी में सभी। तो निश्चित रूप से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें दीर्घ कौन नहीं हो जाएगा? देखिए ए आ, बी बड़ी ई, सी ए, डी उ। अब चूंकि उ क्या है? उ ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, इसलिए इसमें 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्र स्वर, अग्र स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। स्वरों को कई आधार पर बांटते हैं, इसके लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो इसके अंतर्गत ये जो चारों ऑप्शन ऊपर के हैं, ई, बड़ी ई, ए, आई, ये सभी इसी के अंतर्गत अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। मध्य स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो मध्य स्वर के अंतर्गत कौन आता है? मध्य स्वर के अंतर्गत ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अ, मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। अगला प्रश्न देखिए, पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। पश्च स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। देखिए इस प्रश्न को हमने इस हिसाब से बनाया है कि जिसमें आपको यह भी ज्ञात हो जाए कि पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए इसीलिए हमने सारे जितने आते हैं उनको ऑप्शन के अंतर्गत रख दिया और लास्ट में ऑप्शन ये लिखा कि ये सभी, तो ताकि आपको पता हो जाए कि इनके अंतर्गत पूरा टोटल कितने आते हैं। जैसे ए आ है, बी उ बड़ा उ, सी ओ, डी औ, ई ए सभी। तो ए सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विवृत स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। विवृत स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्धविवृत, अर्धविवृत के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। अर्धविवृत के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। तो अर्धविवृत के अंतर्गत आता है अ, ए, औ। ए अ, ए, औ, ये तीनों कहाँ आते हैं? अर्धविवृत में, लेकिन ई नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समृद्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो देखिए समृद्ध में ई भी आता है, बड़ी भी, उ बड़ा उ। तो ई ऑप्शन NOT, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके जगह हमें लिखना था इनमें से या ये सभी। तो ये चारों हो जाएंगे ए सभी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत, अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। ऑप्शन देखिए ए, बी, ओ। सी में ऑप्शन में है ए और बी दोनों, तो यही सही होगा आपका। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्तमुखी,
अवृत्तमुखी, जिसमें मुख बोलते समय वृत्त की तरह न हो, अवृत्त अर्थात वृत्त की तरीके के न हो, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो पहला ऑप्शन है अ, बी है आ, सी है ई बड़ी ई, डी ए और आई। ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अवृत्तमुखी के अंतर्गत। वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, इसमें भी सभी ऑप्शन सही होगा। वृत्तमुखी के अंतर्गत वर्ण आते हैं उ, बड़ा उ, ओ, औ। अगला प्रश्न देखा जाए। अ अथवा आ स्वर का, देखिए परीक्षा में खूब उच्चारण स्थान पूछता है कि कौन किसके द्वारा बोला जाता है। उच्चारण स्थान है अ अथवा आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ अथवा आ का स्वर का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालव्य, सी है मूर्धा, डी है जिह्वा। इसे किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, अ अथवा आ को कंठ से। अगला प्रश्न, ई अथवा बड़ी ई स्वर का उच्चारण स्थान होगा, ई अथवा बड़ी ई स्वर का उच्चारण स्थान होगा, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ई अथवा बड़ी ई स्वर तालव्य अर्थात तालु के द्वारा बोले जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान है, तो री को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए कहाँ र आया है? मूर्धा में, तो री को मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। मूर्धा अर्थात जी मुंह के अंदर तालु का अगला भाग, यानी मुंह के अंदर ऊपरी छत का अगला भाग। 25वां प्रश्न, उ अथवा बड़ा उ स्वर का उच्चारण स्थान है, उ अथवा बड़ा उ स्वर का उच्चारण स्थान है, तो इसमें ओष्ठ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उ अथवा बड़ा उ को ओष्ठ के द्वारा बोलते हैं। ए अथवा ऐ स्वर का उच्चारण स्थान है, ए और ऐ। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है कंठ, तालव्य, तालु, सी मूर्धा, डी जीवा। चूंकि ए बनता है अ और ई से, तो अ को हम बोलते हैं कंठ से और ई को बोलते हैं तालव्य से, इसीलिए ए और अ किससे बोला जाएगा? कंठ तालव्य से। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ओ और औ स्वर का उच्चारण स्थान है, ओ और औ स्वर का उच्चारण स्थान होगा, तो ओ और औ बनता है अ और उ से, तो उ को बोलते हैं ओष्ठ से और अ को कंठ से, इसीलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंठोष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, सभी स्वर की मात्रा का संकेतक चिन्ह कितना होता है? सभी स्वर की मात्रा का संकेतक चिन्ह कितना होता है? क्योंकि सभी स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन यदि हम सबका संकेत लिखें, जैसे देखिए आ का अगर हमें संकेत लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे कुछ, लेकिन अगर अ का लिखना हो तब तो अ का संकेत नहीं लिखते हैं। तो यदि अ का संकेत नहीं लिखेंगे तब सभी स्वर की मात्रा का संकेतक चिन्ह 11 में से 1 कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही कुछ प्रश्न थे आपके सामने हमने रखा, और परीक्षा में देखिए कोई भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। अगर इस 29 प्रश्न के अलावा स्वर से संबंधित अभी एक भाग और हम लाएंगे वर्णमाला का ही, जिसमें और प्रश्नों को हम लाएंगे आपके सामने, तब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा और कोई भी एक क्वेश्चन आप इससे बाहर का नहीं दिखा सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।